तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 फिजिक्स से आपके पास साउंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। और ये आपके पास सेकंड वीडियो है एंड आल्सो द लास्ट वीडियो ऑफ दिस बेसिकली चैप्टर। उसके बाद यहाँ के हम सारे टॉपिक्स को बेसिकली कवर कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल का पोर्शन रह जाएगा जो कि इस वीडियो में बेसिकली न्यूमेरिकल वाला पार्ट है थोड़ा सा, उसको मैं फिलहाल अभी नहीं करवा रहा हूँ, आगे देख लेंगे। तो देख लेना, अगर आपसे होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स तो अच्छी बात है, वैसे तो मैं सारे कंसेप्ट बता दूंगा। अगर नहीं होते हैं तो पर्टिकुलरली एक न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियोज अलग से हम बना देंगे। बट फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक्स की, ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो जल्दी से एक बार हम कवर कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स बचे हुए लास्ट के, जिसमें से जो सबसे पहला टॉपिक आपके पास वो है टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन, और सिंपल यू कैन से वेव्स। देखिए, पहले हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दिया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल दे देकर आपको मैंने समझाया था, राइट, कि होता क्या है। साउंड के बारे में, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन के बारे में बताया था। बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने 4 चीज़ें डिस्कस की थी जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आप इसको देखें तो कुछ समझ में आएगा नहीं। समझ में आ रही है इतनी बात? तो आपको समझना क्या है, आपके पास एक तो साउंड होता क्या है, दूसरा साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तीसरा वो प्रोपोगेट कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ट्रेवल कैसे करता है, चौथा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, और पांचवा आपके पास ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उससे पहले प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन सिंपल, और इंट्रोडक्शन तो साउंड का होगा ही होगा। इसलिए मिला जुलाकर मेन जो उसमें 4 चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि एक्चुअल में होते क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, आपको सारी चीजें हम समझा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं इसको, मूव ऑन कर जाते हैं टर्म्स रिलेटेड टू वेव के पास, कि वेव मोशन जो होते हैं उसमें कौन कौन से टर्म्स जो आपके पास वो रिलेटेड होते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म्स होता है, होता है उसको हम बोलते हैं फेज। उसको हम क्या बोलते हैं? फेज। फेज जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फटाफट एंगल पढ़ लेंगे, खत्म बात, ठीक है ना। जो एंगल पढ़ा होगा अभी तक आप लोगों ने, मैं उसी की बात करूंगा। समझ में आ जाती बात? तो फेज बेसिकली बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है आपके पास? डायरेक्शन ऑफ वेव, कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑफ कोर्स एंगल की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट से मेरे पास एक कुछ भी ऑब्जेक्ट है, लेट से बॉल है, अगर मैं उसको थ्रो कर रहा हूँ तो कितने एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन के अगेंस्ट कितने एंगल में मैंने इसको थ्रो किया है, वो आपको क्या बताएगा? इसका डायरेक्शन। अगर आपने जॉलिन थ्रो का देखा होगा, है ना, जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए, तो एक्चुअल में उनका थ्रो करने का क्या प्रोसीजर रहता है? उसका सिंपल प्रोसीजर रहता है। सिंपल तो खैर क्या ही बोले, प्रैक्टिस करने के बाद एक्चुअल में पता चलता है एंगल का कंसेप्ट, फिर पता चलता है वो जो जाएगा उसका फेज क्या होगा। अब बात आती है, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। जब आप किसी भी बॉल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ना, और आप चाहते हो कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करें, है ना, ये टॉपिक बाद में आप पढ़ोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करे, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन, जहां पे आपने रखा हुआ है हैंड को, इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के साथ में फेंकना पड़ेगा। 45 डिग्री के साथ में, अगर आपने 60 में फेंका, 30 में फेंका, तो वो आपके पास कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो जितने ज्यादा डिस्टेंस को आप कवर करवाना चाहते हैं, आ रही ना बात समझ में, तो आपको उतना ही एक्यूरेसी के साथ फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री के आसपास। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे मेजर करके तो फेंकेंगे नहीं, बट हाँ वहाँ पे हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक्चुअल में कितने हॉरिजॉन्टल के साथ फेंके कि मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करें। उसी टाइप से हमारे पास वेव है, कि वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो कितने एंगल से जाएगा, ऊपर नीचे, इस तरीके से। जनरली हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, नहीं तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में आगे पीछे तो पैरेलल कह देते हैं। पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये 2 चीज आपने पढ़े होंगे लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स वेव में, राइट। तो कुछ इस तरह के कंसेप्ट होते हैं फेज का। फेज क्या बताते हैं? एंगल मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव को बताएगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और कुछ नहीं। जनरली हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, है ना। ये गोला मार के काटा मार दीजिएगा पूरा आर पार, समझ में आ जाती बात। इसको कहते हैं हम फटाफट फेज। चलिए, फेज को थोड़ा सा साइड रखते हैं, क्योंकि 9th क्लास में साउंड वाले में आप फेज को उतना कहीं पे ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। समझ में आ जाती बात, आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये इसका ज़्यादा यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं, हमारे पास मैकेनिकल वेव है ना, जिसके बारे में साउंड वेव कर रहे हैं। साउंड वेव में बता दिया आपको फेज क्या होते हैं। दूसरा जो टर्म है जो हद से ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास वेवलेंथ। इस वाले टर्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि वेवलेंथ है
जनरली हम इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये लैम्बडा फैम्बडा थीटा फिट्टा पढ़ने का क्या यूज़ है हमारे लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यार इसका यूज़ है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि कहीं ना कहीं सर आप भी कहीं ना कहीं बता रहे हो, अगर आप नहीं बताओगे कि कहाँ यूज़ है तो फिर क्या फ़ायदा आपका, है ना, टीचर होने का। सिंपल सी बात यही है ना, सिंपल सी बात यही है आपके पास। तो मैं तो आपको जरूर ही बताऊंगा यार, ये लैम्बडा वैम्बडा थीटा फिट्टा हद से ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, और कहाँ कहाँ पे काम आता है उसके बारे में भी बताएंगे। ऑफकोर्स मैथमेटिक्स में आप लोगों को मैंने याद कीजिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में 20D एक्सरसाइज होगा शायद, वहाँ पे हमने आपको बताया कि एंगल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उससे हम कितनी सारे काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं, अपने लाइफ को बहुत बेटर बनाने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। वो तो मैथमेटिक्स की बात बता दी है एंगल की। अब बात करेंगे यहाँ पे लैम्बडा, जो लैम्बडा सब बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई कहीं यूज़ नहीं कहीं यूज़ नहीं है। आज आपको एक्चुअल मतलब समझ आएगा कि ये लैम्बडा है क्या और उसका यूज़ क्या है। आइए हम बात करेंगे इसके। सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो वेवलेंथ होता क्या है उस चीज़ को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला आपको मैं एक छोटी चीज़ बताता हूँ, टर्म्स रिलेटेड को पढ़ने के लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, वेव किस तरह से ट्रेवल करती है। तो ये आपके पास वेव है, समझ में आता है तीन बात। इधर मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया और इधर मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देता हूँ मैं इसको, डिस्प्लेसमेंट की वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है। तो वेव मान लीजिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है वेव, है ना। तो ये वाला, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, इस तरीके से आपके पास है। तो यहाँ पे बहुत सारे हम टर्म्स को रिलेट करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। तो इनको भी पढ़ने से पहले एक सिंपल से छोटे छोटे बच्चे से चीज पढ़ लीजिए। एक होता है क्रेस्ट और एक होता है ट्रफ। क्या होता है, एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। जो क्रेस्ट वाला होता है वो पॉजिटिव के साइड, ये आपके पास पॉजिटिव वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला नेगेटिव वाला डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ में, राइट। तो इसको हम कंप्रेशन कहते थे, इसको रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जब इस तरह से करते थे। और ट्रांसवर्स वेव में तो परपेंडिकुलर ऊपर नीचे हमने आपको बताया ही था। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट बोलते हैं। और जो बिल्कुल मिनिमम पीक पॉइंट वाला होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। बताइए किसी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, आपको ये समझ में आएगा कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। ये क्रेस्ट होगा, यहाँ पे नीचे वाला मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट ट्रफ होगा, ऊपर मैक्सिमम वाला पॉइंट क्रेस्ट होगा। तो बस ये दो पॉइंट हैं जिनका कहीं पे हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाकी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो आपको क्रेस्ट पता चल गया, आपको ट्रफ भी पता चल गया। अब आगे की बात करते हैं कि वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करें। देखिए वेवलेंथ को जो हम डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन करते हैं, चीजों को समझिएगा। वेवलेंथ एक्चुअल में कई बार आप डेफिनेशन लेंगे, है ना। आप देखिए इसके दो डेफिनेशन बनते हैं। पहला जो डेफिनेशन बनते हैं, डिस्टेंस इन विच वन वेव इज कंप्लीटेड, एक तो ये डेफिनेशन बनता है। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर हम इसके जगह पे ट्रफ भी बोल सकते हैं। अब इसका क्या कहने का मतलब वो बात करेंगे, सिर्फ अपना भी समझ लीजिए कि इतना नहीं है, ठीक है। फिर अभी समझा देंगे ट्रफ वाली भी चीजें। सबसे पहले इसको समझा देता हूँ कि डिस्टेंस इन विच वन वेव इज कंप्लीटेड, इसका मतलब क्या है। आपको पता है वन वेव कब कंप्लीट होता है, जब ये ऊपर से यहाँ पे आता है और यहाँ से ये यहाँ तक जाता है। मतलब अगर यहाँ से निकल के वेव यहाँ तक पहुंचे तब जाकर उसने एक वेव कंप्लीट किया है। एक वेव का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, एक सर्कुलर रीजन पूरा कंप्लीट किया है, सर्कुलर पाथ को पूरा कंप्लीट किया है। तो ऊपर वाला समझ लीजिए सेमी सर्कल है और नीचे वाला भी समझ लीजिए सेमी सर्कल है। दोनों को जब मिला देंगे पूरा सर्कल बन जाएगा, तो इसको हम एक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वन वेव बोलेंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलिए, तो ये वेव आपको समझ में आ गया, ये वाला भी वेव आपको समझ में आ गया। जब दोनों मिला देंगे तो एक कंप्लीट वेव बन जाएगा। अब क्या कहता है, जब ये कंप्लीट वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम वेवलेंथ कहेंगे, उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको हम लैम्डा बोलेंगे। वन लैम्डा बोले तो वेवलेंथ बोलेंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल हो गई, डन। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया आपके पास वेवलेंथ। अब बात आती है इसके दूसरी डेफिनेशन के बारे में बताया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। हाँ, अब चलिए, अब हम दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार,
लगातार मतलब जो एक के बाद एक है, जैसे एक ये वाला क्रस्ट है, फिर ये वाला क्रस्ट है, फिर और क्रस्ट आएगा, तो कोई सा दो क्रस्ट ले लीजिए, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। अच्छा, अगर इधर एक और कहीं पे क्रस्ट होता तो बस आप मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या ये वाला और ये वाला कॉन्जिक्यूटिव होता? नहीं, वो लगातार है ही नहीं, एक के बाद एक है ही नहीं, है ना, बीच में गैप आ गया। लेकिन ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों क्या बस कॉन्जिक्यूटिव है। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इस तरह से, ये वाला है ना। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको हम वेवलेंथ कहेंगे। तो बस आपको बस छोटी सी चीज समझना है कि ये भी वही वेवलेंथ है और ये भी आपके पास वेवलेंथ है। आप कोई सा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, घर की बात है, समझ में आती बात। अब बात आती है कि ये वाला कैसे हो गया, क्या ये भी एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है? क्योंकि सर्कल कंप्लीट करेगा तभी तो डिस्टेंस होगा, और उसी को हम एक वेवलेंथ कहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है, बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ से नोटिस करते हैं, अगर आप यहाँ से नोटिस करते हैं, ये वाला पोर्शन ऐसे करके यहाँ से जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला भी कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है। देखिए, नीचे वाला तो हाफ है, सेमी सर्कल है, नो डाउट। ये वाला देखिए सेमी सर्कल का भी आधा है, और ये भी सेमी सर्कल का आधा है। अगर मैं इसको मिला दूंगा तो एक सेमी सर्कल तो बन ही जाएगा, है ना। बेसिकली एक क्वाड्रेंट है, एक तरीके क्वाड्रेंट वाला बोले तो 1/4 सर्कल का, बिल्कुल लेंथ की बात करो, एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये वाला पोर्शन ये पोर्शन मिला देंगे तो पूरा हाफ सेमी सर्कल टाइप का जो लेंथ होगा बेसिकली वो बन जाएगा, और नीचे का हाफ सेमी सर्कल का कितना हो गया आपके पास, पूरा एक सर्कल बन गया। यार यही रीजन है कि इसको इससे डिफाइन किया गया है। अब बात आती है कि इसमें क्रेस्ट के साथ साथ और लगा के ट्रफ भी लिखा हुआ रहता है, तो सर उसका क्या मतलब है, आइए मैं समझाता हूँ। अगर मैंने क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को एक वेवलेंथ बोल दिया जनरली, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ एक ट्रफ और एक ट्रफ, कॉन्जिक्यूटिव वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रफ है, तो इन दोनों के बीच का भी तो डिस्टेंस है, वेवलेंथ ही होगा, बताइए हाँ या नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके पास एक वेव ही तो कंप्लीट हो रहा है। सो मेन थिंग इज आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो वेवलेंथ है, जो आपके पास वेवलेंथ है, वो कुछ नहीं है, एक वेव का टोटल डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, चाहे आप यहां से लेकर यहां तक डिफाइन कर दीजिए, यहां से यहां तक डिफाइन कर दीजिए, आप यहां से यहां तक डिफाइन कर दीजिए, डेफिनेशन की कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन तो यूं बना दीजिएगा चुटकी में, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को वेवलेंथ समझ में आया होगा। अब बात आती है कि सर आप बस मुझे इतनी सी बात बताइए कि ये जो वेवलेंथ है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, ये जो लैम्डा है उसका हम यूज कहाँ करते हैं। देखिए, कहीं पे भी मैथ्स और फिजिक्स में हम लैम्डा को एक कांस्टेंट के तरीके से यूज कर लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। दूसरी बात, जो साउंड में हम यूज करते हैं वेवलेंथ का, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज करते हैं, जो अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, बहुत ही ज्यादा यूज है। अब बात ये कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं अगर आपने कुछ भी बजाया, लाइक आपने एक सॉन्ग बजाया, है ना, और भी डीजे वाले सॉन्ग बनाए, तो हो सकता है उसका जो ग्राफ है, साउंड जो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, समझ में आती है इतनी बात। दूसरी बात समझते हैं, अगर मान लेते हैं एक चिड़िया है ना, चिड़िया वो गाना गा रही है। अब चीजों को समझिएगा, यहाँ आपने एक सॉन्ग बजा दिया, वो भी डीजे वाला, और एक चिड़िया वो भी आपके पास गाना गाए, कोयल है मान लीजिए, तो उसका मस्त इस तरीके से वेवलेंथ निकल कर आ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया। अब एक बात बताइए मुझे, क्या इसके वेवलेंथ और इसके वेवलेंथ में चेंज नहीं है ना, चेंज है ना। अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर देते हैं, लीजिए भाई, और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे करके इतने इतने कर देता हूँ। अब तो समझ में आ रहा होगा, क्या इसके वेवलेंथ और इसके वेवलेंथ में आपको फर्क नहीं दिख रहा है, क्या कम ज्यादा नहीं है। पैटर्न भी देख के आप बता सकते हो। वायलिन बजा लीजिए, जनरली वायलिन को बजाते हैं तो कुछ इस तरह से आता है आपके पास, एक जो जनरली जो ऑब्जर्वेशन की गई ना, इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ निकल कर आता है, साउंड वेव निकल कर आता है, मैकेनिकल वेव बेसिकली। तो क्या इसके ग्राफ में इसके ग्राफ में डिफरेंस नहीं है, क्या इनके वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ना। तो ये जो डिफरेंस है ना, वेवलेंथ का जो डिफरेंस है ना, बस उसी से हमें पता चलता है कि इसकी साउंड ऐसी आएगी, इसकी साउंड ऐसी आएगी, इसकी साउंड ऐसी आएगी। सो बेसिकली ये जो वेवलेंथ है वो डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है, बेसिकली डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइंस क्वालिटी, यस, क्वालिटी ऑफ साउंड। किसी भी साउंड की क्या क्वालिटी है उसको ये डिटरमाइन करता है। अब देखिए, जैसे मैं एक पर्सन हूं, एक और कोई पर्सन है, दोनों ने बोला,
और आपने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया कि एक्चुअल में मेरी वॉइस अलग है और उसकी वॉइस अलग है। अब बात आती है ये हुआ कैसे? क्योंकि हम दोनों के जो साउंड वेव निकले हैं उसका वेवलेंथ अलग है। उसका वेवलेंथ क्या आपके पास अलग है, डिफरेंट है। बात समझ में आती है? दोनों की तो साउंड की जो क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंस है। एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों के वॉइस के बीच में आप डिफरेंस देख पा रहे हो। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बेसिकली इन्वॉल्व रहते हैं, बट फिलहाल मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ की। तो जब भी मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ तो वेवलेंथ में पता चल गया आपको। अभी मैं दूसरा बात करूंगा एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड में लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है। कोई स्लो बोल रहा है, कोई स्लो बोल रहा है, कोई स्लो बोल रहा है, कोई स्लो बोल रहा है। स्लो वर्ड को बोला जा रहा है स्लो और एक बोला जा रहा है स्लो। अब दोनों में फर्क तो है, एक लेस लाउड है एक मोर लाउड है, तो इसमें फर्क पड़ जाता है एम्पलीट्यूड का। तो अभी हम जब एम्पलीट्यूड बताएंगे तो आपको ये लाउडनेस के बारे में पता चल जाएगा। आपने पिच के बारे में, सुरीली से किसी की आवाज़ होती है, किसी की फटी हुई रहती है, मोटी आवाज़ रहती है, पतली मोटी समझ लीजिए एक तरीके से, तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको टर्म्स बताऊंगा और उनके बेस्ड पे आप साउंड को कैटेगराइज करें। तो अलग अलग डिवाइस के, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग साउंड जो आते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, कि उनमें हम क्या क्या यूज करते हैं। तो आपने वेवलेंथ से डिफाइन कर दिया कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो वेवलेंथ है वो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस है। एक तरीके से डिस्टेंस है ना, तो आपके पास यहाँ पे इसकी एक ऐसा यूनिट नाम की भी चीज देखी जाएगी। तो ऐसा यूनिट जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो होगा आपके पास मीटर। इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वेवलेंथ की वो क्या होगी, मीटर। सेंटीमीटर में भी मेजर करेंगे हम, नो प्रॉब्लम, बट मीटर इज द ऐसा यूनिट फॉर लेंथ एंड वेवलेंथ इज नथिंग बट इट इज या लेंथ ऑफ वेव। नाम में छिपा हुआ वेवलेंथ। तो वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, एक वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। और क्योंकि ये एक लेंथ है तो हम इसकी ऐसा यूनिट धर दिए मीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? तो सर फेज की ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसकी भी ऐसा यूनिट होती है भाई, एंगल होता है ये, तो एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। रेडियन, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना? अब एंगल को जनरली हम डिग्री में मेजर करते हैं, अभी 9th क्लास में आप ऐसे ही पढ़ोगे, लेकिन जैसे अब आगे क्लासेस में आते चले जाओगे तो एंगल की जो मेजरमेंट की जाती है जनरली रेडियन में। और रेडियन की जो ऐसा रेडियन जो एक ऐसा यूनिट है किसका, एंगल का। एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना। समझ में आगे बात? जिस तरह से मैंने आपको क्लियर करवाया है हीट और टेम्परेचर वाले चैप्टर में, हीट में कि जो टेम्परेचर है उसका जो ऐसा यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन। तो इन चीजों को ना आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए ये चीज तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया कि वेवलेंथ क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टर्म के पास चले जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म जो है वो क्लियर करवाए हैं। समझ में आ रही है बात? सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म जो है वो आपके पास क्लियर करवाए हैं। आगे की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट जो टर्म्स है हमारे पास, नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। क्या है वो हमारे पास? एम्पलीट्यूड। तो तीसरा जो टर्म आ गया हमारे पास वो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखिए क्रेस्ट और ट्रेफ भी टर्म है, लेकिन उनको यहाँ पे टर्म में हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं, क्योंकि एक सिंपल सा पॉइंट होता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कोई डेफिनेशन पर्टिकुलरली लेंथ वगैरह नहीं रहता, तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड को जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पीक पॉइंट पे जाता है तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रैक बोलते हैं। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है किसका, वेव का, कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, अब कमाल वाली बात तो ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव की तरफ है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव की तरफ में। और यहाँ पे आपके पास मेन पोजीशन है। तो आपके पास यहाँ पे चीजों को ये समझना है कि जो वेव है हमारे पास कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो एक पिक पॉइंट को छू रहा है और उस पिक पॉइंट को हम क्रेस्ट और ट्रफ कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। बट ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। समझ में आती बात? अच्छा, एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा।
इसका नेगेटिव का चक्कर नहीं रहता है। समझ में आती है? बस पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड कहते हैं, बस पॉजिटिव में रहेंगे क्योंकि लेंथ है। तो एम्पलीट्यूड समझ में आया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड यही है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या बताता है आपको एक साउंड का? तो साउंड का एक लाउडनेस के बारे में बताएगा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा लाउडनेस। खत्म था। समझ में आती है बात? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, है ना, वेवलेंथ बताते रहे कि अगर आप ज़्यादा तेज बोल रहे हैं तो इसकी जो वेव होगी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगी, ऊपर तक जाएगी, मैक्स तक जाएगी। तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया ना, तो इसी को कहते हैं आपके पास एम्पलीट्यूड। बताइए किस तरह कोई प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स इट इज आल्सो ए लेंथ, सो इट्स एसआई यूनिट विल आल्सो बी मीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट टर्म के पास आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या मतलब है? देखिए फ्रीक्वेंसी का जो हम जनरल मीनिंग की बात करते हैं, मैं वेव की बात नहीं कर रहा, जनरल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कहा जाता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल जो रेवोल्यूशंस है, कितने रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने क्या करना है, ऐसे करके घुमाना है, ऐसे करके, तो एक सेकंड में मैंने मान लो कि 3 बार घुमाया, सो फ्रीक्वेंसी फॉर दिस इज 3। समझ आ रहा है? एक सेकंड में मैंने 3 वेव कंप्लीट कर दिए। वेव के जगह सर्कल समझ लीजिए, 3 सर्कल कंप्लीट कर दिए। समझ में आ गई इतनी बात? उसी तरह से मान लीजिए आप झूला झूल रहे हैं ना, वो वाला कौन सा कहते हैं, मैरी गोल्ड राउंड, मान लीजिए चारों तरफ घूम रहे हैं, अगर एक ही सेकंड में आपने 4 बार घूम लिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया कि एक सेकंड में आप जितने चक्कर कंप्लीट करेंगे, जितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसमें हमने आपको बताया कि हमारे घर में जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी को जनरली आप एफ से रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसकी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम न्यू बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, बट फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, आपके बुक में एफ ही दिया हुआ है और कहीं लिखा हुआ है ऐसा, तो उसको न्यू बोलते हैं, NU। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको वो जो होता है आपके पास हर्ट्ज होता है, HERTZ, है ना, फिजिसिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है इसको। तो HZ से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और हर्ट्ज क्या है आपके पास? पर सेकंड, पर सेकंड। ये इसकी एसआई यूनिट तो हर्ट्ज है ही है, आप सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आते हैं ना? सेकंड इनवर्स पर सेकंड, इसका मतलब क्या होगा? पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन, ठीक है ना, रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर हम सर फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में कितने वेव पास हो रहे हैं। भैया एक वेव का मतलब एक सर्कल ही हुआ ना, बस खत्म बात, वही सर्कल वाली कहानी और कुछ अलग नहीं है। तो एक सेकंड में जैसे कि मैंने इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया, इस वाले पॉइंट को क्या करा मैंने? फिक्स कर दिया, और यहाँ से वेव निकल रहे हैं, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, इस तरह बहुत सारे गए। मैं नोटिस करूंगा कि एक सेकंड में कितने गए। इलेक्ट्रिसिटी करंट भी अपना ऐसे ही रहता है, ऐसे करके आता है, एक सेकंड में ही 50 है ना। यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड पूरा नहीं लिखा, एम्पलीट्यूड एक सेकंड में आपके पास कितने 50 टाइम्स चला जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो गया। और हमारी जो देखने की जो कैपेबिलिटी है, परसिस्टेंस ऑफ विजन है, वो 16 है। बोले तो 16 की फ्रीक्वेंसी को हम देख सकते हैं, मतलब एक सेकंड में अगर वो 16 राउंड मारता है तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अगर मान लीजिए अपने हाथ को इस तरह से मैं घुमा रहा हूँ, अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से एक सेकंड में मोर देन 16 टाइम भी घुमा दूं ना, समझिएगा चीजों को, मोर देन 16 टाइम घुमा दूं, मेरा हाथ ही नहीं दिखेगा आपको। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन है हमारे आई का, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आया ना, कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। वेव के टर्म में आपके पास कितने वेव पास होंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में, ठीक है। ऐसा यूनिट आपके पास हर्ट्ज है। अब बात आती है सर इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है क्या साउंड में? तो हाँ, ये आपको पिच के बारे में बताता है कि व्हाट इज द पिच ऑफ साउंड। सो पिच मतलब आपने देखा होगा पतली या फिर मोटी आवाज़ निकलती है, बेसिकली वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और कुछ नहीं। समझ में आती है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि इसकी कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके अकॉर्डिंग उसकी पिच जो है वो आपके पास चेंज हो जाती है ना। वॉइस जो है आपके पास मेल का है, फीमेल का है, उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास बताने के लिए। तो आई होप आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ रहा होगा, ऐसा यूनिट समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइम पीरियड।
क्या है आपके पास, टाइम पीरियड। उसके बाद एक चीज़ की और हम बात कर लेंगे टाइम पीरियड के बाद, वेलोसिटी। वेलोसिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है। अब मान लेते हैं कि एक वेव यहाँ से निकला, एक वेव कंप्लीट करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, उसी टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव, कि एक वेव को कितना टाइम लग रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझिएगा इन चीज़ों को। स्पीड जब ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा, भाई चीज़ों को समझना है। और वो भी इन्वर्सली डिपेंड करेगा। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 में टाइम पीरियड होता है, टी, है ना। स्मॉल टी लिखना, स्मॉल टी लिख लीजिए, वो घर की बात है। मेनली वहाँ आपको ये बताना है टी है वो टाइम पीरियड है किसका, वेव का। समझ में आती है बात। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम पे। और कैसे है वो भी इन्वर्सली। इन्वर्सली मतलब टाइम अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। आपको पता है कैसे, अगर मैं बहुत तेज 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 ला दूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत तेज 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 ला दूँ तो टाइम पीरियड एक वेव का कम हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी निकल जाएगा। पहले अगर 3 सेकंड में मान लो कि 1 सेकंड में मान लो कि 10 वेव जाते थे, स्पीड बढ़ा दिया तो 1 सेकंड में 50 वेव चले गए। जब 1 सेकंड में 50 वेव चले गए तो टाइम पीरियड कम हो गया। यहाँ पे आप बोलिएगा दोनों में केस में 1 सेकंड था, लेकिन वेव तो बढ़ गया ना, वेव बढ़ गया, आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो टाइम पीरियड कम हो गया ना, टाइम पीरियड आपके पास कम हो गया। तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन्वर्सली डिपेंड करते हैं। और यही रीजन है कि फ्रीक्वेंसी के एक यूनिट क्या निकल कर आता है, 1 सेकंड है ना, ऊपर चला जाता है, सेकंड इन्वर्स निकल के आ जाता है। आगे की बात करते हैं, टाइम पीरियड बता दिया कि एक वेव को कितना टाइम लगता है ट्रेवल करने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी, जनरली हम इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, v से। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। v होता क्या है, सो v इज द स्पीड ऑफ बेसिकली साउंड। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे स्पीड बोल दीजिए या फिर वेलोसिटी बोल दीजिए, बात एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, हमेशा याद रखिएगा। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझना है तो मोशन वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ पे समझेंगे अच्छे से। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड का मतलब एक वेव को कितना टाइम लग रहा है, और वेलोसिटी का मतलब है कि कितना ही आपके पास वेलोसिटी है आपके पास एक वेव का, है ना, कितने वेव की स्पीड क्या है, सिंपल, और कुछ नहीं। समझ में आ जाती है बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी वो एक रिलेशन की बात करेंगे। जो टर्म्स है वो इतना ही है जनरली आपके पास। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपके बुक में एक आधे टर्म्स एक्स्ट्रा तो और गिवन नहीं है ना, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास इतना ही गिवन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं हम इनके बीच में एक रिलेशन की। तो रिलेशन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ जाती है बात, रिलेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सो ये रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में निकालते हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में एक फॉर्मूला निकल कर आता है, एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में एक रिलेशन निकल कर आता है। और वो रिलेशन होता क्या है उसको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना। इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपसे। अब बहुत ज़्यादा आसान से न्यूमेरिकल होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो आपको लगेगा सर ये तो बच्चा से चीज़ बता दी आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस यही बच्चे वाली चीज़ को हम यूज़ करके यहाँ पे एक नया रिलेशन निकालने वाले हैं, और कुछ अलग नहीं होगा। कभी आप भूल भी जाए ना, मैं अभी याद है ही नहीं, मुझे सही बताऊँ तो मुझे अभी याद ही नहीं कि रिलेशन है क्या एक्चुअल में, बट हाँ मैं यहाँ से जरूर निकाल लूँगा। देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, कैसे निकालता हूँ। देखिए स्पीड की जगह मैं जनरली यहाँ पे वी रख दूंगा, क्योंकि मैं स्पीड की बात करूँ या फिर वेलोसिटी की बात करूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के केस में वेलोसिटी आता है, तो जनरली मैं वी बोलूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा, नहीं तो आप स्पीड ऑफ साउंड लिखिए, बिंदास रहिए। आगे की बात करते हैं डिस्टेंस। तो यार जब मैं वेव की बात करता हूँ तो डिस्टेंस कौन बताता है, अभी तो बताया मैंने वेव लेंथ, वेव की लेंथ ही तो डिस्टेंस को बताएगा ना, कि एक वेव की लेंथ कितनी है, तो कितना डिस्टेंस चला है ना। ऊपर एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी डिस्टेंस को बताता है, लेकिन डिस्टेंस कितना, वो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बताता है ऊपर के साइड। एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि स्पीड है तो मूव इधर करेगा ना, जैसे समझ में आ रही है ना बात। बाकी एम्पलीट्यूड भी होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी लेना क्या आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है आपके पास, लैम्डा, तो यहाँ पे आप लैम्डा रखेंगे बटे में टाइम।
तो ये तो रिलेशन आपके पास सिंपल से निकल कर आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, कुछ अलग थोड़ी है। हालांकि इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो, बट हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जहां पे आपके पास वेलोसिटी भी हो, वेवलेंथ भी हो और फ्रीक्वेंसी भी हो। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर मैं देखता हूं तो वेलोसिटी तो है ही है, वेलोसिटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा टाइम पीरियड नहीं चाहिए हमें, टाइम पीरियड की जगह अपने को फ्रीक्वेंसी लाना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमने आपको फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखवा रखा है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी यहाँ भेज दीजिए, आप यहाँ भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम पीरियड की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1/f। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं ना। टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, टी आप बेशक यहाँ कैपिटल रख दीजिए, कोई घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आती है बात, ठीक है ना। चलिए तो v इज इक्वल टू, वेवलेंथ यहीं छोड़ दूंगा मैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय में टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड का क्या होगा, अच्छा टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट याद रखिएगा, क्या होता है आपके पास सेकंड, और इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा यूनिट बता दिया मैंने आपको। अच्छा नीचे टाइम पीरियड की जगह 1/f रखूंगा, तो 1/f रखूंगा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा लैम्डा f ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई आ गया, पता है ना रेसिप्रोकल हो जाता है, मैथ्स में बताया हुआ मैंने आप लोगों को। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में f आ गया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लैम्डा इंटू में f निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, बताइए अब यहाँ पे समझ में आती ना इतनी बात, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल कर आ गया वो लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। अब ये जो रिलेशन है उसमें आपको दो चीज़ दिए रहेंगे, तीसरी निकालनी होगी, समझ में आती है। दो चीज़, अगर ये दे दिया तो फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, ये दे दिया तो वेलोसिटी पूछ लेंगे, ये दे दिया तो वेवलेंथ पूछ लेंगे, तो घबराना नहीं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो इनके बेस्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करवाना है, अभी मैं इसमें करवा नहीं रहा हूँ बेसिकली, बाकी मैंने आप लोगों को रिलेशन बता दिया है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, डन है। देखिए ये हो गया आपके पास टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन की, एक साउंड वेव रहेगा लेट से, तो उसमें कौन कौन से टर्म्स को हम बेसिकली यूज करेंगे, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, आगे की बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे होने क्या वाला है। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड की। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड की। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स मीडियम के ऊपर, कि कौन सा मीडियम है आपके पास, है ना। जिस अकॉर्डिंग मीडियम रहता है उसके अकॉर्डिंग उसमें आपके पास स्पीड जो है साउंड का वो रहता है। तो मेरा अगर आपसे एक सवाल है कि बताइए आप मुझे कि जो साउंड की स्पीड है वो सबसे फास्टर किस में ट्रेवल करेगी, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में। एक एग्जांपल ले लिया सॉलिड का, कि मुझे आप बताइए कि आयरन की स्पीड क्या है ना, एयर में क्या है होगी एयर की स्पीड, और वाटर में क्या होगी इसकी स्पीड। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको थोड़ा सा वैसे करें, सॉलिड लिक्विड गैस कर देते हैं ना, या फिर एयर ही लिख देता हूँ मैं पहले, ठीक है, एयर लिख देता हूँ, फिर वाटर लिख देता हूँ, और फिर आपके पास सॉलिड लिख देता हूँ। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए मैंने आपके पास यहाँ पे 3 मीडियम लिए हैं, 3 मीडियम लिए हैं, ठीक है ना, 3 मीडियम लिए हैं हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हमारे पास एयर है, और हमारे पास वाटर है, और हमारे पास सॉलिड है। तो इन तीनों में पता करना चाहते हैं, तीनों मीडियम आपको पता है, इन तीनों में साउंड जो ट्रैवल कर सकती है, नो डाउट, हंसते खेलते ट्रैवल कर सकती है। अब बात आती है इन तीनों में फास्टर किस में ट्रैवल करेगा, किस में फास्टर ट्रैवल करने वाला है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं आपको कुछ पहले इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, आपको मुझे लग रहा होगा, मुझे पूरा मतलब भरोसा सा है कि जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा उसको यही लगेगा कि जो एयर है ना, क्योंकि खुला यहाँ पे बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, बट एक्चुअल में ये सही नहीं है। अब सही क्या है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। एयर में जो स्पीड होती है ना, एयर में जो स्पीड होती है वो होती है आपके पास 332 डिग्री मीटर पर सेकेंड, ऑफकोर्स स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है। 332 मीटर पर सेकेंड होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यस, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बहुत अच्छे से आपको समझना है, इस चीज़ को अभी से समझना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अच्छा इसी का एक और स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अच्छा एयर में कौन सी गैस है उस पर भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, बट अभी हम एक जनरल से एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन का मान लीजिए, लाइटर वाली, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा एयर ले रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, तो उसके गैस में कितने स्पीड होंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 332 है मीटर पर सेकेंड, और 20 डिग्री सेल्सियस में 344। समझ में आती बात। जनरली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं ना, जनरली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकेंड से स्पीड जो बढ़ जाता है,
इसका मतलब ये है कि अगर 332 से लेकर यहाँ पे पहुंचा है तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 20 का। कितने का है आपके पास, 20 का है आपके पास। तो 20 इंटू में 0.61 कर दीजिए, जितना आएगा 332 में ऐड कर दीजिए, वो 344 के आसपास ही आपको निकाल कर देने वाला है। समझ में आ जाती है इतनी बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 332 में क्या है तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ा है 0.61, तो 20 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतनी स्पीड बढ़ जाएगी 0.61। तो ये लगभग आपके पास 12.2 के आसपास या फिर 4 के आसपास लाकर दे देगा, इतनी स्पीड बढ़ जाएगी। अब पहले 0 डिग्री सेल्सियस में 332 था, तो इतना इसमें और ऐड कर दीजिएगा 344.2 आ जाएगा, और लगभग लगभग उतना ही यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। तो जनरली एक छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड में जो है वो कितना चेंज आता है। तो ये तो हो गया कि एयर में, कि इतने स्पीड होता है आपके पास एयर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे लिक्विड में, कि लिक्विड में इसकी स्पीड क्या रहती है। तो अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो जनरली इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास मीटर पर सेकेंड है, कितना 1500 मीटर पर सेकेंड है ना। स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं हम। तो एयर में पता चल गया, और वाटर में देखिए भैया कितना ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा तेज है, लगभग 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट लगभग कितना आपके पास 5 टाइम्स ज्यादा है। अब समझ सकते हो कि कितना ज्यादा। अच्छा, इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड की। अब सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये एयर हो गया, लिक्विड की जगह वाटर ले लिया, सॉलिड की जगह में आयरन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आयरन। तो जनरली जो आपको आयरन में देखने को मिलेगा स्पीड वो 5130 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि यार ये सॉलिड में तो और भी ज़्यादा बढ़ गया, और अगर आप देखें तो इससे लगभग 17 टाइम्स 17 टाइम्स 16 to 17 टाइम्स बढ़ गया है स्पीड। मतलब अगर एयर में 300 की स्पीड है तो देख लीजिए इसमें कितना टाइम्स हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये इसके लगभग 3.5 टाइम्स, इतना मतलब ज़्यादा ही बढ़ गया, 3 to 4 टाइम्स के आसपास इसमें क्या हो गया आपके पास इंक्रीमेंट हो चुका है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया कि एक आइडिया लगा कि यार जो साउंड की स्पीड है ना वो मीडियम पे तो डिपेंड करती है, साथ में मीडियम कौन सा है उस पे उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड डिपेंड करती है। मतलब एयर में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा आपके पास स्पीड से साउंड जो वो ट्रेवल करती है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब बात आती है कि क्यों। तो क्यों का रीजन जो है वो आपको मैं एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो पहले दे चुका हूं, अब बात कीजिएगा कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने आपको बोला कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है, जो ट्रेवल ऑफ साउंड होता है, दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम। और मीडियम के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तब जाकर एक जगह से दूसरी जगह आपके पास जो साउंड एनर्जी है वो ट्रेवल करती है, डिस्टर्बेंस होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझे तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज रहेंगे उतनी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर होंगे, साउंड एनर्जी वाइब्रेशन ट्रांसफर होंगे, और उतना ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह आपके पास कैरी हो जाएगा साउंड एनर्जी। और यही रीजन है आपके पास साउंड में, सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, लिक्विड में उससे दूर होते हैं, और गैस में उससे और भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा फास्टर होगी, बड़ी जल्दी एनर्जी का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में उससे भी ज़्यादा कम, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा दूर। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब ये तो ठीक है, लेकिन आगे चल के और भी कुछ फैक्टर्स थे जिस पे डिपेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फिजिसिस्ट आए, एक न्यूटन अंकल आए और दूसरा हमारे पास एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। वो फिजिसिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, है ना। हाँ, हमारे जो न्यूटन अंकल थे वो तो हमारे पास मैथमेटिशियन भी थे और फिजिसिस्ट भी थे। बट फिलहाल हम बात करें कि लाप्लास, इनके बारे में इन्होंने बहुत सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आप आगे अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा, बड़ी ही तगड़ी टॉपिक है। बट फिलहाल जो मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल वो बात कर रहा हूँ यहाँ की। तो इन्होंने फिजिक्स में एक बड़ा ही योगदान दिया स्पीड ऑफ साउंड को बताने के लिए, जिसके लिए इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था। पहले न्यूटन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। तो न्यूटन का फॉर्मूला था कि स्पीड जो डिपेंड करता है स्क्वायर रूट के अंडर इलास्टिसिटी, किसी भी मटेरियल इनमें से जो भी मीडियम होता है वो कितना ज़्यादा इलास्टिक है, और डिपेंड करता है नीचे में डेंसिटी की जगह मैं रो लिख देता हूँ। रो से रिप्रेजेंट करते थे ना, याद कीजिए, ऑलरेडी मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सारी चीज़ें करवा दी है, वहाँ पे डेंसिटी का कंसेप्ट अच्छे से बता दिया। दूसरा, स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ लाप्लास के अकॉर्डिंग, तो लाप्लास के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू रूट के अंडर में गामा, यस दिस इज कॉल्ड गामा, वाई जैसा बना दीजिएगा थोड़ा सा गामा, और इनटू में आपको यहाँ पे रखना है कि आपके पास प्रेशर, और डिवाइडेड बाय में आपको करना है कि आपके पास डेंसिटी।
बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक डन है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है ये फॉर्मूला या फिर नहीं लिखा है, तो पता चले मैं आपको कुछ गलत बता दूँ। वैसे तो गलत होगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास पता है, पहले से कई बार यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली जो पी आपके पास इनिशियल प्रेशर रहता है, गामा एक कांस्टेंट रहता है, समझिएगा गामा क्या रहता है आपके पास, एक कांस्टेंट रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। और ये जो कांस्टेंट रहता है वो किसके इक्वल रहता है, ये हीट कैपेसिटी के रेशियो पे इक्वल रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइए मैं आपको समझाता हूँ। गामा एक कांस्टेंट वैल्यू है जो डिपेंड करता है, जो गैस होता है उसका हीट कैपेसिटी कितना है, उसका सी इज एयर रिप्रेजेंटिंग फॉर हीट कैपेसिटी। देखिए इन टॉपिक्स के बारे में भी आपने पढ़ा नहीं है, तो इनके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, आपको मेन चीज़ें पढ़नी है। फॉर्मूला थोड़ा सा रट्टा मार लिया, चलो ठीक है, अभी के हिसाब से बाकी 10th क्लास में इनके बारे में सारी चीज़ आपको पढ़ाती जाएगी। यहाँ पे P लगाया है, इसका मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ V लगाया मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो गामा इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो गामा पता चलेगा प्रेशर को डिपेंड करेगा और डेंसिटी पे। तो यहाँ से जब इन्होंने कैलकुलेट किया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 332 ना आकर 321 के आसपास आया था, जो कि काफ़ी एक एरर वाली कहानी आ गई थी। बाद में इन्होंने लाप्लास ने बताया कि न्यूटन सर आप ना थोड़ी से गलत हो, सो ऐसा करते हैं इलास्टिसिटी को हटाकर इसमें गामा और प्रेशर, हम इनिशियल प्रेशर गैस का लगा देते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे सारी चीज़ें वो सही आ जाएंगे। और फिर इन्होंने इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट 332 के आसपास में बेसिकली आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर इसी फॉर्मूले को हम यूज करने लग गए। क्या इतनी बात समझ में आ गई। सो फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ दिस इज दिस एंड दिस डिपेंड्स ऑन बेसिकली कांस्टेंट क्या है, उस गैस का नेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर मास वगैरह पे डिपेंड करता है। आपके पास प्रेशर है, आपके पास क्या, आपके पास डेंसिटी है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, सिंपल है। चलिए आगे की बात करेंगे। अब यहीं से आपके पास जो है वो चीज़ों पे हम डिपेंड करवाएंगे यहाँ पे कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है, इसको मान लीजिए थोड़ी देर की फिक्स है, कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही है, प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया है। अच्छा ये जो चीज़ है वो स्पीड क्या आ जाएगा, 1 ऊपर रहने दीजिए और रूट लगा दीजिए ऊपर भी नीचे, तो नीचे आ जाएगा डेंसिटी। अब ये कांस्टेंट है तो उसके लिए थोड़ी देर और फिक्स है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। और नीचे देखिए कि आपके पास डेंसिटी बचा, मतलब ये जो स्पीड है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। और कैसा, इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा घटेगा। मतलब अगर आपने डेंसिटी को बढ़ा दिया तो ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास वो स्पीड जो आपके पास वो घट जाएगा, जो स्पीड है वो आपके पास क्या होगा, घट जाएगा। और वो भी कैसे, स्क्वायर रूट में है ये चीज़ों को समझना है आपके पास, समझ में आ रही है बात। तो कुछ इस तरह से आपके पास डेंसिटी पे चीज़ें हैं वो डिपेंड करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आइए अब हम आगे की बात करते हैं यहीं पे। तो यहीं से आपके पास एक छोटा सा आप रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं मास के टर्म में भी, कि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एयर, अब एयर में तो कभी नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, कभी ऑक्सीजन, कभी हीलियम, कभी हाइड्रोजन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ भी देखने को मिलेगा। तो अलग वाले में रिलेशन जो है वो आपको देखना आना चाहिए। तो इसका सिंपल सा मैं कुछ नहीं करवाता हूँ, सीधा सा मास आपको याद करवा देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट चैप्टर में कि बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से वहाँ पे समझा रखा है। मास नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या कहानी रहती है। फिलहाल आपको याद करना है मास नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और जो मान लेते हैं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, अगर मैंने दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया है, देखिएगा अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ और मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास दोनों का अलग रहेगा लेकिन वॉल्यूम सेम कर दिया। तो मास 1 ये हो गया, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कर देता हूँ मैं, और नेक्स्ट मैं बोलता हूँ डेंसिटी आपके पास ऑक्सीजन का कर देता हूँ, तो m2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में v हो जाएगा। v मैंने सेम रखा है। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, तो dH अपॉन में do इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिए, इससे ये उड़ जाएगा m1 अपॉन में m2। अब एक चीज़ पहले से पता है, m1 हाइड्रोजन है और ये m2 क्या है आपके पास, ऑक्सीजन का मास है, ये हाइड्रोजन का मास है, ऑक्सीजन का मास है। इसका मास कितना है, 1 है, इसका मास कितना है, 16 है। अब क्रॉस कीजिएगा तो DH अपॉन में 16 DO आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये उल्टा नहीं कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, मैं भी सोचूं ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, तो DO इज इक्वल टू 16 टाइम्स में DH आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसके मास पे डिपेंड कर रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स है किसके, हाइड्रोजन के डेंसिटी से। मतलब ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर मैं इक्वल लेता हूँ तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम को आपको इक्वल रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है, फिक्स रखना है। तो ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन के मुकाबले में, कितना ज़्यादा, 16 टाइम्स हो जाएगा।
क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है और कुछ नहीं। तो डेंसिटी मास पे डिपेंड ऑफकोर्स करता ही करता है। तो डेंसिटी अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम रख दिया तो डेंसिटी ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा, तो जो स्पीड है वो ऑक्सीजन में कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन निकालते हैं कि डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछ लिया कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन में स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की या फिर ऑक्सीजन में, जो हैवियर होगा उसी में आपके पास स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी क्योंकि डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। खत्म बात, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है ना। तो ये छोटा सा आपके पास कंसेप्ट दिमाग में आपको जरूर रखना है। अब आगे की बात करते हैं कि यार ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। समझ में आती है ना कि स्पीड ऑफ साउंड है उसको कौन कौन इफेक्ट कर रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, रेंज ऑफ हियरिंग। अच्छा, रेंज ऑफ हियरिंग जो है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसको बताने के लिए, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मतलब 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ठीक है देखते हैं और कितना टाइम लगता है। फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला आपके पास इफेक्ट ऑफ डेंसिटी था और डेंसिटी का इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया है ना। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं स्पीड को, तो पहला आपके पास डेंसिटी हो गया, बता ही दिया है ना। अगर डेंसिटी बढ़ता है आपके पास तो स्पीड जो आपके पास वो घटता है। दूसरा आपके पास टेम्परेचर है, दूसरा आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। दूसरा आपके पास टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स हैं। और जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास क्या बताएगा, अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ से कंक्लूड करके बताया था। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में 332 था, बट अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 344 हो जाता है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड भी बढ़ जाता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरे की बात करते हैं अब हम। अच्छा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का या फिर किसी भी और चीज़ का तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। जब कोलिजन आपस में बहुत ज़्यादा करते हैं तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कुछ इस तरह से आपको इसको समझना है। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर का जो इफेक्ट रहता है वो रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिलेशन है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। प्रेशर का इफेक्ट, अगर प्रेशर इफेक्ट कर दो, बढ़ा दो या घटा दो, नो चेंज, नो चेंज। क्योंकि गैस के अगर टर्म, गैस के अगर मैं बात करता हूँ तो गैस के टर्म में जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। ध्यान देगा, जब प्रेशर बढ़ा दिया तो आपके पास क्या था, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो जिस रेशियो से प्रेशर बढ़ता है, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना स्पीड का, अंडर रूट में गामा प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब मान लीजिए मैंने इसको 2 बढ़ा दिया प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, पास पास ले आते हैं। जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है तो बहुत सारे गैस को कंप्रेस करके एक जगह रखा गया है। तो जो पहले गैस ऐसे रेंडमली मूव कर रहा था उसकी डेंसिटी कम थी, पार्टिकल्स दूर 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 थे। लेकिन जैसे मैंने प्रेशराइज करके एक टैंक में फिल कर दिया है ना, तो पार्टिकल्स क्लोज आ गए, है ना। एक तरीके से वॉल्यूम कम हो गया आपके पास, मास बढ़ गया आपके पास, पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ गया। तो जिस रेशियो से आपके पास प्रेशर बढ़ाते हैं उस रेशियो से आपके पास डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं आने देता, तो स्पीड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ में। तो एक फोर्थ बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला कंसेप्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और स्टूडेंट्स को यहाँ पे जरूर से जरूर ही डाउट रह जाते हैं ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी की क्या कहानी है उसको अच्छे से एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं सबसे पहले आपको यही समझने की जरूरत है ये होता क्या है। तो ह्यूमिडिटी का जो मतलब है वो ये होता है कि मॉइस्चर्स प्रेजेंट इन ठीक है, मॉइस्चर्स प्रेजेंट इन एयर। कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल है उसमें कितना एयर प्रेजेंट है, सॉरी कोई सा भी एयर है उसमें कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट से वो डिफाइन करता है ह्यूमिडिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मॉइस्चर बढ़ा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मॉइस्चर बढ़ा देता हूँ तो आपके पास जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी आपके पास बढ़ जाएगी, है ना। ऊपर एरो करने का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। तो मॉइस्चर जो है वो ह्यूमिडिटी को डायरेक्टली आपके पास डिपेंड करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है और बहुत ही ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत करके जरूर ही आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि आपके पास एक मॉइस्चर वाला एयर है,
मतलब मॉइस्ट एयर है। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी और स्पीड के बीच में रिलेशन पता ही है, तो एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा जब डेंसिटी जो है वो घटेगा, या फिर स्पीड जो है वो घट जाएगा जब डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, है ना। रो मतलब यहाँ पे डेंसिटी, ये इसको रो कहा जाता है, ये आपके पास डेंसिटी है। तो ये इसका रिलेशन तो आपको मालूम है, लेकिन मुझे एक्चुअली में मॉइस्चर का पता करना है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, नोट डालकर इसको लिख लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस। आई हाय, बस यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि सर इसमें तो मॉइस्ट एयर है जो कि वाटर है। अच्छा, वाटर है और ये एयर है, तो वाटर की तो डेंसिटी ज़्यादा है एयर से। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया क्या है उसको तो देखो यार। मैंने यहाँ पे मॉइस्ट एयर लिया है, मॉइस्ट एयर का मतलब है एयर ही है, लेकिन उसमें क्या है, मॉइस्चर है। तो जब एक्सपेरिमेंटली इसको पता किया गया तो इसकी डेंसिटी कम निकली और इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा निकली। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज फिर से कि सर आप अपना को यहाँ पे अपने को क्लियर करवाइए कि किस तरह से इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। जनरली स्टूडेंट्स को यही लगता है कि मॉइस्ट है, पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा आ गए तो डेंसिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, भारी हो जाएगी, ये दुनियादारी सारे काम हो जाएंगे। भारी हो गई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वॉल्यूम भी तो कम हो गया ना वहाँ पे। भारी होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स आने के बाद उसको वॉल्यूम जो कम हो जाता है, तो डेंसिटी पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली जो इसका रीज़न बताया जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है एक्चुअल में, लेकिन इसका जो जनरली जो रीज़न बताया जाता है कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जनरली अगर आप नोटिस करें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 ही निकलेगा। कितना निकलेगा आपके पास, 18 निकलेगा। कितना निकलेगा आपके पास, 18 निकलेगा, क्योंकि H2O होता है। आप देख लीजिए अच्छे से एक बार। H2O हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना आया, 18 ग्राम मान लेते हैं, 1 मोल का 18 ग्राम आ गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम दूसरा, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ड्राई एयर जो है आपके पास, ड्राई एयर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं ड्राई एयर की बात करता हूँ तो उसमें आपको O2 देखने को मिलेगा। O2 का मतलब हो गया 16 दूना 32 ग्राम, या फिर अगर आप N2 देखने को मिलेगा, N2 का मतलब हो गया 14 दूनी 28 ग्राम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही है कि इसका ओवरऑल मास कम ही रह रहा है, इसका मास ज़्यादा हो रहा है। मतलब वॉल्यूम को अगर मैं कॉन्स्टेंट रख देता हूँ तो डेंसिटी जो है मोस्ट एयर की ज़्यादा हो जाएगी, और जबकि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर की कम रहेगी। अच्छा, सॉरी मैं उल्टा बोल गया यहाँ पे फिर से। तो डेंसिटी ऑफ जो मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी कम ही रहेगी क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर है उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गया वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। तो ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कम होगी। फिर से सुन लीजिए, ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कम होगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जो मॉइस्ट एयर है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड की साउंड ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर आपने ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया, तो स्पीड जो है वो साउंड की वो भी आपके पास बढ़ जाएगी। बताइए, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपके पास समझ में आती है इतनी बात, डन है। चलिए अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करेंगे, फैक्टर वाली बात। अच्छा, ह्यूमिडिटी का मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, बताइए कि समर सीजन है और रेनी सीजन है, साउंड किस में ज़्यादा तेज ट्रेवल करेगी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेनी सीजन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में बहुत ज़्यादा है, मतलब वो मॉइस्ट एयर हो गया। मॉइस्ट एयर हो गया मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई। अच्छा, उसकी जब डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। अगर आपने स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को समझा तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ड्राई एयर की बात करते हैं, डेंसिटी ज़्यादा है, साउंड स्पीड कम हो जाएगी। मतलब रेनी सीजन में साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा, जबकि ड्राई वाले एयर में बोले तो समर सीजन में नहीं। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। आगे की बात करते हैं हम फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाले में मतलब विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है आपके पास। अब ये विंड की स्पीड क्या है, तो विंड होती है जो हवा बह रही होती है, ब्लोइंग एयर सॉरी, तो विंड स्पीड है ना, तो विंड के स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताइए, अगर इस डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रहा है, बहुत तेजी से विंड जा रहा है ना, और मैंने इसी डायरेक्शन में बोला तो मेरे साउंड के वाइब्रेशन को बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाएगा। कौन, विंड। तो विंड जिस भी डायरेक्शन में ब्लो करेगा जाएगा आगे, उसी डायरेक्शन में आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है बड़ी तेजी से जाएगा। लेकिन अगर
विंड की स्पीड इस डायरेक्शन में, उल्टा इधर वाले बोर्ड की तरफ है, इधर है ना, आपकी तरफ इधर से, आपकी तरफ से इधर है आपके पास। तो ये आपके पास एयर आ रहा है, बड़ी तेजी से विंड आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और मैं इधर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इधर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो विंड की स्पीड इधर है, मैं इधर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरा साउंड बड़ी तेजी से दूर ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना मीडियम इधर ला रहा है, उधर जाने का चांस बनता ही नहीं है। तो कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा, तो साउंड की स्पीड जो है यहाँ पे आपके पास कम हो जाएगी, ज़्यादा दूर तक वैसे नहीं ट्रेवल कर पाएगी। समझ में आती है बात? और इस चीज़ को आपने बहुत ही अच्छे से फील भी किया होगा, जब बहुत ज़्यादा आंधी आती है, तूफान आता है, तो उस टाइम पे जब हम किसी को बोलते हैं तो इधर से तूफान आ रहा है तो उधर वाले बोलते सुनाई नहीं देता अच्छे से, इधर वाले बोलते हैं आई हाय मस्त सुन लिया। समझ में आ रही है बात? हाँ, क्रैक आता है वॉइस में, क्योंकि विंड का फ्लो इधर उधर होता है, तो मीडियम है, एक जगह दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो क्रैक आ सकता है। तो बताइए यहाँ पे क्या विंड स्पीड से भी आपको समझ में आ गया, नॉर्मल सी कहानी है ना? ये जो चीज़ है ना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। जी हाँ, रेंज ऑफ हियरिंग की बात करेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो खत्म हो जाएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा अगर अभी तक भी आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो। और ये कहानी हो गई आपके पास बोले तो क्या कहते हैं इसको, स्पीड ऑफ साउंड की। और कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया, तो थोड़ा सा और टाइम लगाकर हम इस चैप्टर को जो है वो फिनिश कर देते हैं। समझ में आती है ना बात? ठीक है ना? चलिए, तो और क्या अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे रेंज ऑफ हियरिंग की। ओके, अब ये रेंज ऑफ हियरिंग होता क्या, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब ये, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने पढ़ा ही दिया कि यार ये जो साउंड होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सुन पाएंगे या फिर किसकी फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं पाएंगे उसकी बात करेंगे। तो ह्यूमंस की जो रेंज होती है सुनने की, ह्यूमंस की, वो होती है 20 हर्ट्ज। अब ये मत बोलना कि हर्ट्ज क्या होता है, टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हेलो, हाँ, नहीं, ओके, तो ये कहानी होगा आपके पास। इसको मैंने देखिए, इसको मैंने ऐसे लिखा 20 किए, 1000 को हम क्या लिखा देखिए, तो ऐसा भी लिखा हो रहा है, किलो हर्ट्ज बोलते हैं इसको, घबराना नहीं, बात देखिए, उसका मतलब 1000 होता है। समझ में आ गई नहीं थी बात? तो हम अगर फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर इस रेंज में लाई करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर साउंड की रेंज जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की रेंज अगर इस बीच में लाई करता है तो हम सुन सकते हैं, ह्यूमन बींग्स का ये है। लेकिन अगर इससे कम भी हुआ तो भी हम नहीं सुन सकते, और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो भी हम नहीं सुन सकते। समझ में आती है बात? इससे कम हुआ तो भी हम नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा हुआ तो भी हम नहीं सुन सकते। अब बात आती है तो इससे कम वाले कौन सुनते हैं, तो इनके लिए आपके पास एलिफेंट हो गए, राइनोसोरस हो गए, वो आपस में इस तरीके से, डॉल्फिन हो गए, वो आपस में इनका बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड, इन सारे साउंड्स को वो प्रोड्यूस भी करते हैं। बैट हो गए, बैट आपके पास जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होते हैं ना, 1,20,000 1,20,000 जो हर्ट्ज होते हैं उस वाले फ्रिक्वेंसी रेंज वाले को समझ सकते हैं, और वो निकालते भी हैं। समझ में आती है इतनी बात? तो जनरली आपको यहाँ पे ये याद रखना है, डॉग हो गए, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाले को पहचान लेते। कभी आपने इस चीज़ को अगर आपने नोटिस किया ना तो आपको पता चलेगा कि जब कभी हम जा रहे थे गली से लेट से, और डॉग अगर सो रहा है तो अगर बगल से हम चले भी गए ना आराम से, तब भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसको वाइब्रेशन फील हो जाता है बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाले को। मतलब 20 हर्ट्ज वाले हमें समझ में नहीं आता, जो अर्थक्वेक रहता है आपके पास उसकी हमें समझ में नहीं आती। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं वो कभी भी इनके बीच में लाइन नहीं करते हैं, और यही रीजन है कि वो हमें समझ में नहीं आते हैं। समझ में आती नहीं इतनी बात? अच्छा, 20 हर्ट्ज से लेस, 20 हर्ट्ज से अगर लेस होते हैं, कम वाले होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, इंफ्रासोनिक साउंड्स। और बहुत सारे एनिमल्स इसका यूज करते हैं आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए। अच्छा, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज बोल दीजिए इसको। अगर इससे ज्यादा होते तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, या फिर इसी को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड सिंपली। जी हाँ, आपने सही सुना, अल्ट्रासाउंड। और ये वही अल्ट्रासाउंड है जिसका आप अपने बॉडी में करवाने जाते हो, शरीर में, है ना, बेसिकली हॉस्पिटल वगैरह ना, वही वाला अल्ट्रासाउंड है और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये जो साउंड है, अल्ट्रासाउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है।
समझ में आती नहीं इतनी बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड बता दिया, अल्ट्रासोनिक साउंड बता दिया, और इनके बीच का रहता है वो हमारे रेंज ऑफ हियरिंग रहती है बेसिकली। इनका लेस देन वाला बता दिया, मोर देन वाला बता दिया, बैट का 1,20,000 वाला बता दिया। और एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड का ही यूज़ करके जो बैट्स होते हैं वो अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ते हैं, है ना। अपने शिकार को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। वो आपस में कम्युनिकेट भी इसी से करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। तो जनरली यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपके साथ एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में जो एप्लीकेशन है वो आपके पास यहाँ पे जो दिया है वो सबसे पहला है आपके पास सोनार। तो आइए पहले मैं सोनार के बारे में बता देता हूँ, आपके बुक के अकॉर्डिंग चल देता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चला जाता हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सोनार है क्या भाई। तो लास्ट के वाले टॉपिक ही हैं तो घबराना नहीं है, अब जल्दी से आपके पास ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सोनार की बात कर रहे थे ना, सोनार। देखिए सोनार में ये जो एस ओ स्टैंड करता है वो साउंड के लिए होता है। किसके लिए स्टैंड करता है, ये साउंड के लिए। जो एन होता है वो नेविगेशन के लिए करता है, किसके लिए, नेविगेशन के लिए। और जो ए होता है वो एंड के लिए करता है, इसको छोड़ दीजिए। आर जो आपके पास वो रेंजिंग के लिए करता है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वो एक साउंड है, एक नेविगेशन है और एक रेंजिंग है। मतलब सोनार क्या है, आपके पास एक डिवाइस है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि सोनार है क्या। तो आप सोनार क्या बोलेंगे, एक डिवाइस है एक तरीके से, जिस डिवाइस का यूज़ करके, या फिर एक कह दीजिए एक मेथड है, एक मेथड है जिसके में अंदर और भी ज़्यादा अपरेटिस को यूज़ करके हम करते हैं। सोनार को एक तरीके से डिवाइड कह दीजिए, या फिर एक तरीके से क्या कह दीजिए, एक मेथड है जिस मेथड का हम यूज़ करके, है ना, मेथड कह लीजिए, ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इसको सही रहेगा। तो एक मेथड है जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। साउंड का यूज़ करके हम नेविगेशन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे गूगल मैप खोलते हैं, एक जगह दूसरी जगह लोकेशन में पहुँच जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसका यूज़ करके नेविगेशन करेंगे, नेविगेट करेंगे, किसी चीज़ को ढूंढेंगे। अब बात आती है इसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेंजिंग होगी, तो रेंज बताएगा। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोट है कुछ इस तरह से, है ना, मान लीजिए एक बोट है और ये क्या आपके पास वाटर के सरफेस पे है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपके पास क्या है, एक वाटर का सरफेस पे ये, है ना, तैर रहा बोले तो फ्लोट कर रहा है एक तरीके से, है ना, ये चीज़ है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बायोएंसी वाले में बता रखा है मैंने आप लोगों को किस तरीके से एक बॉडी जो फ्लोट करती है, फ्लोटेशन ऑफ प्रिंसिपल वाले में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को जरूर देखिएगा। बोले इतने भारी नाव जो होते हैं आपके पास वो किस तरह से आपस में क्या कर वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। अब जैसे ये वाटर है हमारे पास और कई बार क्या होता है कुछ सबमरीन्स डूब जाते हैं किसी भी रीजन से, उसके अंदर पानी भर गया, फिर किसी और भी रीजन से कुछ भी डिफेक्ट आ गया उसके अंदर, तो जो क्या कहते हैं इसको, जो जहाज होते हैं, जो सबमरीन्स होते हैं बड़े बड़े, वो समुद्र के नीचे में, तल में चले जाते हैं, नीचे बिल्कुल पूरा नीचे तक चले जाते हैं। तो हमें पता करना हो कि एक्चुअल में सबमरीन नीचे कहाँ है, तो हम उसमें यूज करते हैं सोनार मेथड का। उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो अल्ट्रासाउंड का कैसे यूज़ करते हैं वो बता देंगे। अच्छा, सिर्फ यही इसी के लिए नहीं, इसको ढूंढने के लिए, और हम इसको ढूंढने के लिए और इसको सी का जो डेप्थ होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इस वाले मेथड का। अब इस वाले मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सोल्स ऑफ फिश होते हैं, मतलब जो फिश के जो झुंड होते हैं, अगर मुझे शिकार करना है बेसिकली, मछलियाँ पकड़नी है ना, फिशिंग करनी है, तो उसके लिए भी मैं इस वाले मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो नीचे हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम सोनार मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पर आ जाती है कि हम कैसे करेंगे। आइए अब उस चीज़ को थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए, अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखिए 1 घंटा 4 मिनट 18 सेकंड हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, देखिए 18 सेकंड बीच में स्टार्टिंग कर 10-15 सेकंड काट दूंगा, मतलब 1 घंटा 4 मिनट के आसपास हो चुके हैं। अभी तक बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली मैं, अभी तक है ना, एक भी ब्रेक नहीं लिया है। तो आप लोगों का काम होता है कि मेहनत को अप्रिशिएट जरूर किया करो। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, अगर मैं आप लोगों को कुछ आउटपुट दे रहा हूँ तो मुझे भी उधर से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैं बेसिकली आप लोगों के लिए जो एजुकेशन दे रहा हूँ वो एक तरीके से आप लोगों के लिए इनपुट है ना, मेरी तरफ से आउटपुट है।
समझ में आती है ना। तो मुझे भी कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ से चाहिए और वो होता है आपके पास वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। समझ में आती नहीं थी, उसके बाद शेयर करके और भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मान लेते हैं कि मुझे समुद्र का जो है, जो सी है, ओशन है, जो उसका हमें डेप्थ पता करना है। तो मान लेते हैं उसका जो डेप्थ वाला सरफेस है वो ये वाला है, ये वाला सरफेस है आपके पास, ये वाला सरफेस है आपके पास। समझ में आती है बात, ये वाला सरफेस है और मुझे पता करना है कि जनरली इसका जो डेप्थ है वो क्या है, इसका जो डेप्थ है वो आपके पास क्या है। अच्छा, एक ही बार में नहीं पता चलता और कहीं ना कहीं ये 100% आप अगर आप एक्यूरेट कहते हो तो वो भी कहना सही नहीं होगा कि आप 100% कैसे एक्यूरेट कह रहे हो। सर ये होता ही हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। सोनार के अंडर में एक मेथड है जिसमें यहाँ पे एक सेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक सेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। नॉर्मली आपने इस वर्ड को सुना होगा, राइट। तो ट्रांसमीटर का क्या काम होता है, ट्रांसमिट करने का। किसको, यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करवाएंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपके पास होता है एक रिसीवर। क्या होता है आपके पास, एक रिसीवर, इसको कहा जाता है रिसीवर। देखिए अगर आपने रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे कर लीजिए ताकि ये जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी कंसेप्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाली कहानी रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से हमारा जो एक इस डायरेक्शन में अल्ट्रासाउंड को हमने भेजा है, ये वाला जो डायरेक्शन है वो किसका आपके पास, अल्ट्रासाउंड का। ये हमारा जो अल्ट्रासाउंड है वो जा रहा है। चलिए भी अल्ट्रासाउंड गया, ये डेप्थ है, यहाँ पर टकरा गया, बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट है ये वाला, डेप्थ वाली चली गई। उसके बाद जिस एंगल पे आया है, ये कुछ ज़्यादा ही बेंड कर दिया मैंने, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि ऐसे जाए तो समझ में भी आए थोड़ा सा। ये आपके पास अल्ट्रासाउंड है आपके पास, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड है। और जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये आपके पास नॉर्मल, याद कीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाला, यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये एंगल आई होता था, एंगल आर होता था, दोनों इक्वल होते थे और जिस एंगल से यहाँ पे फॉल करता है उसी एंगल पे निकल जाता था, है ना। तो ये वाला ट्रांसमीटर है जिसने अल्ट्रासाउंड को किया, क्या सेंड किया, इंसिडेंट रे कहते हैं इसको, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी आपके पास अल्ट्रासाउंड है रिफ्लेक्टेड वाला। समझ में आती है बात, अल्ट्रासाउंड वापस आ गया यहाँ पे, तो जिस एंगल पे जाता है उसी एंगल पे वापस आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट किया जाता है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस डी लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में वही वाला डिस्टेंस होगा क्योंकि एंगल दोनों का सेम है तो सेम डिस्टेंस होंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस है, एक्चुअल में हमें डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करना है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2d हो गया, डबल डी हो गया। अच्छा, टाइम तो हम पता कर ही लेंगे कितने टाइम में वापस आकर यहाँ पे स्ट्राइक करा, तो आपको टाइम भी पता है ना, डिस्टेंस नहीं पता लेकिन टाइम तो पता ही है। अच्छा, कितने स्पीड से हमने इसको भेजा है वो भी आपको पता ही रहेगा। सो बेसिकली आपको स्पीड भी पता रहेगा, टाइम भी पता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो स्पीड की जगह स्पीड रखेंगे, डिस्टेंस की जगह पे 2d रखेंगे और टाइम की जगह टाइम रख देंगे। तो कितना गया आगे, यहाँ से 2d निकाल देंगे। अच्छा, 2d निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस रहेगा पूरा निकलेगा ना, जो डिस्टेंस, इसके जगह पे जो डिस्टेंस रहेगा वो पूरा निकलेगा। कि मतलब जब हम डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम करके, वो कौन सा डिस्टेंस देगा, जाने का भी और आने का भी। तो हम क्या करेंगे, जनरली इसको इतना ज्यादा टिल्टेड फॉर्म में नहीं रखेंगे, वरना तो डेप्थ तो एक्चुअल में ये है, ये थोड़ी है डेप्थ, वो थोड़ा सा ऐसे काफी कम। जब भी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि कंप्लीटली आपके पास एक्यूरेट नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, एक रफ आइडिया दे देगा, हाँ भाई इतना डेप्थ है आपके पास। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा एक्चुअल में डबल होगा, इधर आने वाला का भी और जाने वाला का भी। तो हम उसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तब जाकर मुझे जो एक साइड का डिस्टेंस मिलेगा जो कि डेप्थ होगा। कहीं पता चला आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, मल्टीप्लाई कर दिया, अपने डेप्थ निकाला, वो डेप्थ नहीं डबल डेप्थ हो गया, क्योंकि जाने वाला और आने वाला पूरा टाइम लिया था आपने। या तो आप टाइम को हाफ कर दीजिए, बात एक ही पड़ेगी, या तो टाइम को हाफ कर दीजिए या फिर आपने डिस्टेंस जो निकलेगा उसको हाफ कर देना है, बात एक ही पड़ेगी। समझ में आती है बात। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बोले तो डेप्थ जो है वो एक तरीके से पता कर सकते हैं, समुद्र कितने गहराई में। ये तो हुआ कि जो समुद्र है आपके पास, ओशन जो है, सी जो है, उसका डेप्थ कैसे पता करेंगे, सोनार का यूज करके। अब यहाँ पे खुद देख लिया, आप नेविगेट कर रहे हैं ना एक तरीके से किसी रेंज में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जो अगर हम सबमरीन है वो नीचे गया है तो कैसे पता चलेंगे, तो आसपास पहले मेजर करेंगे कितना डेप्थ है, फिर वहाँ पे मेजर करेंगे तो उसका डेप्थ कम आएगा, कम आएगा मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मरीन था, मान लीजिए
कि यहाँ पे आपके पास मरीन था तो ऐसे आ गया, लेकिन एक्चुअल में जो डेप्थ होगा फिर तो नीचे तक होगा, या फिर मरीन होगा यहीं ऊपर तक रहेगा, डेप्थ नीचे तक रहेगा। तो यहाँ का डेप्थ मेजर करूंगा तो ज़्यादा आएगा, यहाँ का मेजर करूंगा कम आएगा, मतलब यहाँ पे ऊपर में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं और अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से पता करके फिर पता करते हैं एक्चुअल में किससे स्ट्राइक करके ये वापस आ रहा है, किससे स्ट्राइक करके ये वापस आ रहा है, क्या क्या आपके पास इसमें प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। तो उस तरह से हम पता करते हैं एक्चुअल में। सोलो फिश भी इसी तरीके से हम पता कर लेते हैं कहाँ है मछलियों का झुंड पे, चलो, है ना। और क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग होता है तो बड़ी तेज़ी से जाता है और बहुत ही तेज़ी से आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है ना। स्पीड ज़्यादा होती है इनकी, है ना। तो इसकी जनरली स्पीड जो माना गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरीके से माना गया है, साउंड है ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, वाटर है मीडियम में, तेज स्पीड तो होना ही होना है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो ये हो गया आपके पास सोनार की कहानी। ये तो एक एप्लीकेशन हुआ, और ये इसी तरह से आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम नॉर्मली वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं जनरली किडनी में जो स्टोन होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। अब किडनी में स्टोन को रिमूव कैसे करेंगे, तो ये पेनिट्रेटिंग होता है जिसकी वजह से किडनी में जब हम ये वाला अल्ट्रासाउंड भेजते हैं तो उसको एक साइड से, मान लीजिए ये किडनी में है ना, मान लेते हैं ये वाला आपके पास किडनी है थोड़ा सा, और किडनी थोड़ा सा बना ही देते हैं सही से, जो कि मुझे आता नहीं है बनाना। तो मान लेते हैं कि ये वाला आपके पास एक किडनी है ना, ये वाला आपके पास किडनी है, और यहाँ पे आपके पास एक पत्थर है, छोटा सा स्टोन। अब स्टोन को हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है ना, तोड़ना है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए नहीं, एक्चुअल में तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब यहाँ से इस पर फॉल करवाएंगे तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, सिर्फ ये छोटी सी पॉइंट दिखा रहा हूँ ये वाला, इस वाले पॉइंट में करूँगा तो वहाँ से तोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग है। तो पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था साइज में, बिल्कुल कॉर्नर में मारा, उस कॉर्नर को थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा स्मॉल सा पार्ट तोड़ दिया। अब इसी तरीके से जब हम कॉर्नर में, है ना, कॉर्नर में मारते जाएंगे इस तरीके से साइज तो छोटा होता चलेगा धीरे धीरे, और फिर वो यूरिन के थ्रू ब्लैडर में जाएगा और फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर जो आपके पास वो आ जाएगा। बताइए किसी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस तरह से हम किडनी के स्टोन को रिमूव करने के लिए भी एक तरीके से इसका यूज़ करते हैं, जनरली ब्रेक करने के लिए, और भी यूज़ करते हैं इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए। जैसे हमारे पास हार्ट में, उसमें किस तरीके से क्या ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। और अगर आप कहीं गए हो करवाने के लिए तो आपको पता भी चलेगा कि बॉडी के इंटरनल पार्ट आपको एक कंप्यूटर के डिस्प्ले में दिखा देते हैं, तो अंदर सारी चीज़ तो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं और कुछ और खास नहीं। तो ये अल्ट्रासाउंड बोले तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है उसको हम यूज़ करके और कुछ इस तरह से हम अपना जो काम है वो बनाते हैं। इसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा यूज़ और है मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। तो चीज़ों को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए कि बुर्ज खलीफा जैसे एक और बिल्डिंग बनाना है, तो बुर्ज खलीफा की तो बहुत ज़्यादा चाहिए, भाई लेंथ है, हाइट है उसकी, तो यार उतनी अगर मुझे लंबी बनानी है तो मटेरियल मुझे बहुत तगड़ा यूज़ करना पड़ेगा, मटेरियल मुझे बहुत ही तगड़ा यूज़ करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि आपने एक आयरन यूज़ किया, आयरन बाहर से देखने में बड़ा ही मस्त लग रहा है, लेकिन हो सकता है ना वो अंदर से पहले से क्रैक्ड हो सकता है वो जो मेटल है जो आप आयरन को यूज़ कर रहे हैं वो पहले से अंदर से क्रैक हो, बाहर से बिल्कुल मस्त दिख रहा हो। अब बात आती है अगर वो अंदर से ही क्रैक है, उसको मैंने यूज़ कर दिया, उस पर जब लोड पड़ेगा तो अंदर से धीरे धीरे ब्रेक होता चलाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जय सिया राम राम नाम सत्य हो जाएगा, उसका मतलब टूट जाएगा, फिर तो बिल्डिंग गई। तो बुर्ज खलीफा वही रह जाएगा, हमारा बुर्ज खलीफा कामयाब नहीं होगा। अब अगर हमारे बुर्ज खलीफा को कामयाब कराना है तो पहले हम क्या करेंगे, उस मेटल को डिटेक्ट करेंगे, क्या वो इंटरनली उसमें कुछ डिफेक्ट है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक है ना, जहाज के अंदर करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। मान लेते हैं ये क्या आपके पास मेटल है, यहाँ से हमने रेज भेज दिए, और वो रेज कौन से, अल्ट्रासाउंड वाले रेज हैं। यहाँ पे छोटा सा मान लेते हैं कि डिफेक्ट है अंदर में छोटा सा, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन लगा हुआ रहता है जो कि बताता है कि अल्ट्रासाउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा क्योंकि ये टकरा के यहीं पे डाइवर्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्क्रीन में आपके पास नहीं दिखेंगे। अब क्योंकि ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, हमने भेजे थे 5 रेस, आए यहाँ पे 4 वाले, बीच वाला गायब हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आपके पास डिफेक्ट है। तो मेटल को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। और हमारे कैमरे की बैटरी भी उड़ गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है, कभी भी ये शट डाउन हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो
इस चैप्टर के बारे में मैंने आप लोगों को, मेडिकल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया इन सारी चीज़ों को, तब ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप लोगों को जो काम है, वीडियो को लाइक करके, अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद। सिट